कक्षा 12 के अन्य पाठ देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करें। बच्चों, आज हम करेंगे पुस्तक अभिव्यक्ति और माध्यम का पाठ 1, विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन। इसके मुख्य बिंदु हम जान लेते हैं। सबसे पहले है जन समाज द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाले जन संचार के अनेक माध्यम हैं, जैसे मुद्रित या प्रिंट माध्यम, रेडियो, टेलीविज़न एवं इंटरनेट। मुद्रित अर्थात समाचार पत्र पत्रिकाएं पढ़ने के लिए, रेडियो सुनने के लिए, टीवी देखने व सुनने के लिए तथा इंटरनेट पढ़ने, सुनने व देखने के लिए प्रयुक्त होते हैं। अखबार पढ़ने के लिए है, रेडियो सुनने के लिए है और टीवी देखने के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है, किंतु इंटरनेट पर पढ़ने, देखने और सुनने तीनों की आवश्यकता पूरी हो जाती है। जनसंचार के आधुनिक माध्यमों में मुद्रित या प्रिंट माध्यम सबसे पुराना माध्यम है। मैम, ये प्रिंट माध्यम क्या है? प्रिंट माध्यम होता है जो समाचार पत्र पत्रिकाएं जो छपी होती हैं उनको हम प्रिंट माध्यम या मुद्रण भी कहते हैं। अच्छा बच्चों, मुद्रण का प्रारंभ सबसे पहले चीन में हुआ था। उसके बाद जर्मनी के गुटेनबर्ग ने छापाखाना की खोज की। भारत में सन 1556 में गोवा में पहला छापाखाना खुला, जिसका प्रयोग मिशनरियों ने धर्म प्रचार की पुस्तकें छापने के लिए किया था। आज मुद्रण कंप्यूटर की सहायता से होता है। अब ये देख लेते हैं कि मुद्रण या फिर छपाई या प्रिंट माध्यम की खूबियाँ क्या क्या हैं। सबकी अपनी खूबियाँ और खामियाँ होती हैं। तो इनकी खूबियाँ हैं, लिखे हुए शब्द स्थायी होते हैं। इन लिखे हुए शब्दों को हम एक बार नहीं, बार बार पढ़ सकते हैं। इन पर चिंतन मनन कर सकते हैं। जटिल शब्दों को शब्दकोश का प्रयोग करके समझ सकते हैं और अपनी रुचि की खबरों को बाद में भी पढ़ सकते हैं। चाहे तो किसी भी सामग्री को लंबे समय तक सुरक्षित भी रख सकते हैं। इसकी खामियां देख लेते हैं। निरक्षर लोगों के लिए अनुपयोगी है ये। टीवी तथा रेडियो की भांति मुद्रित माध्यम तुरंत घटी घटनाओं की जानकारी नहीं दे पाता, क्योंकि यह 24 घंटे में एक बार छपता है, साप्ताहिक सप्ताह में एक बार छपता है और मासिक मास में एक बार प्रकाशित होता है। किसी भी खबर अथवा रिपोर्ट में प्रकाशन के लिए एक डेडलाइन होती है, स्पेस सीमा भी होती है। महत्व जगह की उपलब्धता के अनुसार ही किसी भी खबर को स्थान दिया जाता है कि यह खबर पहले पेज पर छपेगी या दूसरे पर। मुद्रित माध्यम में अशुद्धि होने पर सुधार हेतु अगले अंक की प्रतीक्षा करनी पड़ती है कि वह गलती हम अगले अंक में ही सही कर सकते हैं, बीच में नहीं। मुद्रित माध्यम में लेखन के लिए भाषा, व्याकरण, शैली, वर्तनी, समय सीमा, आवंटित स्थान, अशुद्धि शोधन एवं तारतम्यता पर विशेष ध्यान देना जरूरी है। अब बात करते हैं हम रेडियो की। अगला माध्यम है रेडियो। रेडियो जनसंचार का श्रव्य माध्यम है, जिसमें ध्वनि, शब्द और स्वर प्रमुख है। रेडियो मूलतः एक रेखीय या लीनियर माध्यम है। रेडियो समाचार की संरचना समाचार पत्रों तथा टीवी की तरह उल्टा पिरामिड शैली पर आधारित होता है, जिसमें अखबार की तरह पीछे लौटने की सुविधा नहीं होती। मैम, उल्टा पिरामिड शैली क्या है? उल्टा पिरामिड शैली में समाचार पत्र के सबसे महत्वपूर्ण तथ्य को सबसे पहले लिखा जाता है। इसके बाद घटते हुए महत्व क्रम में दूसरे तथ्यों या सूचनाओं को बताया जाता है। जैसे कहानी की तरह क्लाइमैक्स अंत में नहीं, बल्कि खबर के पहले आ जाता है। इस शैली को ही उल्टा पिरामिड शैली कहा जाता है। समाचारों को 3 भागों में बांटा जा सकता है, इंट्रो, बॉडी और समापन। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि उल्टा पिरामिड शैली इस तरह से होती है। सबसे पहले आता है इंट्रो, जो कि समाचार का मुख्य भाग होता है। दूसरे पर आती है बॉडी, अर्थात घटते क्रम में खबर का विस्तृत ब्यौरा। और तीसरे में आता है समापन, जिसमें अधिक महत्वपूर्ण न होने पर अथवा स्पेस न होने पर इसको काट कर छोटा भी किया जा सकता है। तो समाचार में बच्चों सबसे पहले मुख्य चीज़ें, उसके बाद घटते क्रम में जो समाचार है उसको बताया जाता है। इसके बाद अगला माध्यम हमारा टेलीविज़न है। टेलीविज़न आप सब जानते ही हैं कि वह कैसा माध्यम है। यह जनसंचार का दृश्य श्रव्य माध्यम है। टेलीविज़न भी रेडियो की भांति एक रेखीय माध्यम है। टीवी में शब्दों में ध्वनियों की अपेक्षा दृश्यों का महत्व अधिक है। टेलीविज़न में कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक खबर बताने की शैली का प्रयोग किया जाता है। टीवी खबरों को इस तरह से अलग अलग चरणों में बांटा जा सकता है। प्रिंट अथवा रेडियो की भांति टीवी चैनल समाचार देने का मूल आधार सूचना देना है।
टीवी में ये सूचनाएं इन चरणों में होकर गुजरती हैं। सबसे पहले आती है ब्रेकिंग न्यूज़ या फ्लैश, दूसरे नंबर पर ड्राई एंकर, तीसरा होता है फ़ोन इन, चौथा एंकर विजुअल, पांचवा एंकर बाइट, छठा लाइव और सातवां एंकर पैकेज। अब हम इसकी विशेषताएं देख लेते हैं कि टीवी की विशेषताएं क्या क्या हैं। देखने और सुनने की सुविधा मिलती है, जीवंतता, तुरंत घटी घटनाओं की जानकारी दे देता है, प्रभावशाली है, समाचारों का लगातार प्रसारण होता रहता है। अब है टीवी की कमियां। भारत भाषाशाली के स्तर पर अत्यंत सावधानी बरती जाती है, बाइट का ध्यान रखना आवश्यक होता है। कार्यक्रम का सीधा प्रसारण कभी कभी सामाजिक उत्तेजना को जन्म दे देता है और अपरिपक्व बुद्धि पर सीधा प्रभाव डालता है। अब हम देखते हैं रेडियो और टेलीविज़न समाचार की भाषा कैसी होनी चाहिए। भाषा के स्तर व गरिमा को बनाए रखते हुए सरल भाषा का प्रयोग ही टीवी व रेडियो पर किया जाना चाहिए ताकि सभी वर्ग तथा स्तर के लोग इसको समझ सकें। वाक्य छोटे छोटे तथा सरल हो, वाक्यों में तारतम्यता हो, जटिल शब्दों, समासिक शब्दों एवं मुहावरों के अनावश्यक प्रयोग से बचना चाहिए। अगला माध्यम है इंटरनेट। मैम, इंटरनेट तो हमें भी बहुत अच्छा लगता है। बच्चों, इंटरनेट की दीवानी नई पीढ़ी, अब तो नई पीढ़ी नहीं, अब सब है। अब समाचार पत्र पर छपे समाचार पढ़ने में आनंद किसी को नहीं आता। उन्हें स्वयं को घंटे 2 घंटे में अपडेट रखने की आजकल आदत सी बन गई है। इंटरनेट पत्रकारिता, ऑनलाइन पत्रकारिता, साइबर पत्रकारिता या वेब पत्रकारिता, इसे कुछ भी कह सकते हैं। इंटरनेट द्वारा जहां हम सूचना, मनोरंजन, ज्ञान तथा निजी व सार्वजनिक संवादों का आदान प्रदान कर सकते हैं, वहीं इसके कुछ दुष्प्रभाव भी हैं। जैसे इंटरनेट पर अश्लील, दुष्प्रचार व गंदगी फैलाने का माध्यम भी इंटरनेट को बनाया जा रहा है। इंटरनेट पर समाचार पत्र का प्रकाशन अथवा खबरों का आदान प्रदान ही वास्तव में इंटरनेट पत्रकारिता है। इसी पत्रकारिता को वेब पत्रकारिता भी कहा जाता है। इस समय विश्व स्तर पर इंटरनेट पत्रकारिता का तीसरा दौर चल रहा है, जबकि भारत में इसका दूसरा दौर है। भारत के लिए प्रथम दौर रहा 1993 से प्रारंभ, प्रथम दौर था और दूसरा दौर 2003 से प्रारंभ हुआ है। भारत में सच्चे अर्थों में यदि कोई वेब पत्रकारिता कर रहा है तो वह है rediff.com, इंडिया इन्फोलाइन तथा सीफी। ये कुछ साइटें हैं जो कि वेब पत्रकारिता कर रही हैं। रेडिफ को भारत की पहली साइट कहा जाता है। वेबसाइट पर विशुद्ध पत्रकारिता करने का श्रेय तहलका.com को दिया जाता है। हिंदी में नेट पत्रकारिता वेब दुनिया के साथ प्रारंभ हुई। इंदौर के नई दुनिया समूह के प्रारंभ हुआ ये पोर्टल हिंदी का संपूर्ण पोर्टल है। जागरण, अमर उजाला, नई दुनिया, हिंदुस्तान, भास्कर, राजस्थान पत्रिका, नवभारत टाइम्स, प्रभात खबर, राष्ट्रीय सहारा के वेब संस्करण भी अब उपलब्ध हैं। प्रभात साक्षी नाम से प्रारंभ हुआ अखबार प्रिंट रूप में न होकर केवल इंटरनेट में ही उपलब्ध है। आज पत्रकारिता के अनुसार सर्वश्रेष्ठ साइट BBC है। हिंदी वेब जगत में आज अनेक साहित्यिक पत्रिकाएं चल रही हैं। कुल मिलाकर हिंदी की वेब पत्रकारिता अभी अपने शैशव काल में है। सबसे बड़ी समस्या हिंदी के फ़ॉन्ट की है। अभी भी हमारे पास हिंदी का कोई भी कीबोर्ड नहीं है। जब तक हिंदी के कीबोर्ड का मानकीकरण नहीं हो जाता तब तक इस समस्या को दूर नहीं किया जा सकता है। आशा करती हूँ बच्चों आपको यह पाठ समझ आ गया होगा और अब हम देखेंगे इसके महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। प्रश्नोत्तर इस प्रकार से हैं। प्रश्न नंबर 1, जनसंचार के प्रमुख साधन कौन से हैं? इसका उत्तर है प्रिंट या मुद्रित माध्यम, रेडियो, टेलीविज़न, इंटरनेट। प्रश्न नंबर 2, जनसंचार का सबसे पुराना माध्यम कौन सा है? उत्तर प्रिंट या मुद्रित माध्यम। प्रश्न नंबर 3 है सर्वप्रथम मुद्रण का प्रारंभ कहाँ से हुआ? यहाँ मुद्रण का अर्थ है प्रिंट। इसका उत्तर है सर्वप्रथम मुद्रण या प्रिंट का प्रारंभ चीन से हुआ। प्रश्न नंबर 4 है भारत में पहले छापे खाने की स्थापना किसने, कब और कहाँ की? इसका उत्तर है भारत में पहले छापे खाने की स्थापना मिशनरियों ने सन 1556 में गोवा में की। प्रश्न नंबर 5 है उल्टा पिरामिड शैली से आप क्या समझते हैं? इसका उत्तर है उल्टा पिरामिड शैली में समाचार को
3 हिस्सों में बांटा जाता है। इंट्रो अर्थात मुखड़ा, खबर का मुख्य हिस्सा। दूसरा है बॉडी अर्थात घटते महत्व क्रम में समाचार लिखना। और तीसरा है समापन, प्रासंगिक तथ्य तथा सूचनाएं। इस तरह से अगर हम एक समाचार को देखते हैं तो हमें उल्टा पिरामिड शैली के बारे में पता चल जाएगा, क्योंकि सबसे पहले हम समाचार में जो मुख्य बात है उसको देखते हैं, उसके बाद बीच में पूरे घटनाक्रम को लिखा जाता है और अंत में उसकी प्रासंगिक सूचना और तथ्य दिए जाते हैं। तो इस तरह से हम इसको इस तरह से देख सकते हैं कि उल्टा पिरामिड शैली में जो मुख्य बात है वो सबसे पहले आती है। प्रश्न 6, टीवी पर प्रसारित खबरें किन किन चरणों से होकर गुजरती हैं? इसका उत्तर है टीवी पर प्रसारित खबरें निम्न चरणों से होकर गुजरती हैं। पहला फ्लैश या फिर ब्रेकिंग न्यूज़, दूसरा ड्राई एंकर, तीसरा फ़ोन इन, चौथा है एंकर विजुअल, पांचवा एंकर बाइट, छठा लाइव, सातवां एंकर पैकेज। प्रश्न नंबर 7 है जनसंचार के माध्यमों द्वारा किस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया जाना चाहिए? इसका उत्तर है सहज एवं सरल भाषा जो जन समाज के बिल्कुल निकट हो, जिसे अधिक से अधिक लोग एवं हर स्तर के लोग समझ सकें। छोटे छोटे वाक्यों का प्रयोग होना चाहिए। प्रश्न नंबर 8, जनसंचार के माध्यमों का प्रमुख कार्य क्या है? इसका उत्तर है जनसंचार के माध्यमों का प्रमुख कार्य सूचना देना, शिक्षित करना एवं मनोरंजन करना है। प्रश्न 9, भारत में वेबसाइट पर पत्रकारिता कौन कर रहा है? उत्तर है तहलका.com। प्रश्न 10, भारत में वेब पत्रकारिता कौन कर रहा है? इसका उत्तर है rediff.com, इंडिया इन्फोलाइन, सीफी। प्रश्न 11, उस अखबार का नाम लिखिए जो प्रिंट रूप में उपलब्ध न होकर केवल इंटरनेट पर ही उपलब्ध है। इसका उत्तर है प्रभात साक्षी। प्रश्न 12, किन्हीं 2 अखबारों के नाम लिखो जिनके वेब संस्करण उपलब्ध हैं। इसका उत्तर है दैनिक जागरण, हिंदुस्तान, नव भारत टाइम्स आदि। प्रश्न 13, वेब में प्रकाशित किन्हीं 3 पत्रिकाओं के नाम बताओ। इसका उत्तर है अनुभूति, अभिव्यक्ति, हिंदी नेस्ट, सराय आदि। प्रश्न 14 है ब्रेकिंग न्यूज़ से क्या तात्पर्य है? इसका उत्तर है किसी भी बड़ी खबर को फ्लैश अथवा ब्रेकिंग न्यूज़ के रूप में तत्काल दर्शकों तक पहुंचाना ब्रेकिंग न्यूज़ है। इसमें कम से कम शब्दों में केवल सूचना दी जाती है। प्रश्न 15, रेडियो तथा टीवी जनसंचार के कैसे माध्यम हैं? इसका उत्तर है रेडियो श्रव्य माध्यम, टीवी दृश्य एवं श्रव्य माध्यम। प्रश्न 16, मुद्रित माध्यम के छपने से पहले संपादक को किस बात का ध्यान रखना पड़ता है? इसका उत्तर है छपने से पहले आलेख में मौजूद सभी गलतियों, अशुद्धियों को दूर करना चाहिए, नहीं तो प्रकाशन के बाद वह गलती वहीं चिपक जाएगी। प्रश्न 17, मुद्रित माध्यम की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? इसका उत्तर है मुद्रित माध्यम की सबसे बड़ी विशेषता शब्दों में स्थायित्व होना, भाषा का विस्तार होना तथा चिंतन, विचार एवं विश्लेषण का माध्यम होना होता है। प्रश्न 18, संचार क्या है, इसके प्रकार बताइए। इसका उत्तर है संचार 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच सूचनाओं, विचारों और भावनाओं का आदान प्रदान है। संचार के बिना जीवन संभव नहीं है। प्रश्न 19 है
संचार के तत्वों पर प्रकाश डालिए। इसका उत्तर है संचार की प्रक्रिया में शामिल प्रमुख तत्व निम्नलिखित हैं। पहला स्रोत, दूसरा भाषा, तीसरा संदेश, चौथा माध्यम या चैनल, पांचवा प्राप्तकर्ता, छठा फीडबैक। प्रश्न नंबर 20 है शोर किसे कहते हैं। इसका उत्तर है संचार प्रक्रिया में कई बाधाएं भी आती हैं, इन बाधाओं को शोर कहते हैं। बच्चों, शोर जिस तरह से हम जब संचार या फिर कर रहे होते हैं, जैसे किसी व्यक्ति से हम बात कर रहे हैं और बीच में अगर किसी भी तरह की बाधा उत्पन्न हो रही है, वो किसी भी तरह की हो सकती है, तकनीकी हो सकती है, भौतिक हो सकती है, तो इस तरह की जो भी बाधाएं हैं वो सभी शोर के अंतर्गत आती हैं। प्रश्न 21, जनसंचार से आप क्या समझते हैं। इसका उत्तर है संचार का सबसे महत्वपूर्ण प्रकार है जनसंचार अर्थात मास कम्युनिकेशन। जब हम व्यक्तियों के पूरे समूह से बात करते हैं तो प्रत्यक्ष संवाद की बजाय जब किसी तकनीक या यांत्रिक माध्यम के जरिए जैसे रेडियो, टेलीविज़न आदि के जरिए समाज के एक विशाल वर्ग के साथ संवाद कायम करने की कोशिश करते हैं तो इसे जनसंचार कहा जाता है। इसमें इस तरह की चीज़ें शामिल हैं जैसे रेडियो, टेलीविज़न, अखबार आदि। प्रश्न 22 है जनसंचार के प्रमुख कार्य क्या हैं। इसका उत्तर है जनसंचार के प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं। पहला है सूचना देना, दूसरा शिक्षित करना, तीसरा मनोरंजन करना, चौथा एजेंडा तय करना, पांचवा निगरानी करना, छठा विचार विमर्श के मंच। प्रश्न नंबर 23 है भारत में पत्रकारिता की शुरुआत कब हुई। तो इसका उत्तर है भारत में पत्रकारिता की शुरुआत 1780 ईस्वी में जेम्स ऑगस्ट हिकी के बंगाल गजट से हुई। प्रश्न 24, हिंदी का पहला साप्ताहिक पत्र कौन सा है। इसका उत्तर है हिंदी का पहला साप्ताहिक पत्र उदंत मार्तंड कोलकाता से 1826 में पंडित जुगल किशोर के संपादन में निकला। आशा करती हूँ आप सबको वीडियो पसंद आया होगा। लाइक और शेयर करना ना भूलें और अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें जिससे कि आने वाली वीडियो आपके पास पहुंच सके। धन्यवाद।